हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को। मैं तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को ऐसा शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और हम लोग अपने बल पर हम लोग कुछ करके दिखाएं। ऐसा हम लोग को शिक्षा चाहिए, ठीक है। यही नहीं कि सिर्फ एग्जाम पास करने वाला शिक्षा चाहिए, एग्जाम पास कर लिया ऐसा नहीं। एग्जाम अगर जो जिनको अगर पढ़ने का मन नहीं हो ना, वो 2 महीना या फिर 3 महीना लास्ट में मॉडल पेपर या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें, तो वो कवर कर लीजिएगा। उनका एक तरह से बढ़िया से एकदम एग्जाम कवर हो पाएगा, पूरा तरह से नंबर आ पाएंगे, पास भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जिनको शिक्षा अगर ज्ञान के लिए पढ़ना हो, नॉलेज के लिए पढ़ना हो, तो रेगुलर पढ़िए और रेगुलर जो पढ़ाए जाते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं, तो वो सबको कवर किए, ठीक है। ये मेरी तरफ से आप लोग का राय है, ठीक है। आप लोग क्या कमेंट करते हैं इस पर आप लोग बोलिएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, गंगा नदी पर, कोसी नदी पर या फिर दामोदर नदी पर? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये नर्मदा नदी पर है। ये नर्मदा नदी पर बनाया गया एक डैम है। ये डैम जो है ना, ये बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और इसकी जो टोटल ऊंचाई है 138 मीटर। कितना मीटर? 138 मीटर है। और ये नर्मदा नदी पर तो बनाया गया है, लेकिन किस स्टेट में, किस राज्य में? गुजरात राज्य यानी गुजरात स्टेट से जो नर्मदा नदी गुजरती है, तो वहीं ये बनाया गया है गुजरात स्टेट में, गुजरात राज्य में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को, सरदार सरोवर परियोजना को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी है कर्नाटक में, गोवा में या फिर झारखंड में या फिर उड़ीसा में? ये पहाड़ी कहाँ है? ये पहाड़ी कर्नाटक में यानी कर्नाटक स्टेट में है। और ये जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, ये जो बाबा बुदन पहाड़ी है ना, इसकी समुद्र से तल से ऊंचाई 1895 मीटर है। कितना मीटर? 1895 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से बाबा बुदन पहाड़ी की। ये कहाँ है? कर्नाटक में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर या फिर चेन्नई या फिर सलेम या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, कोयम्बटूर एक शहर है जिसको तमिलनाडु का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन की। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नगर को यानी पनामा नहर जो है, पनामा शहर को, पनामा नगर को किससे किसको जोड़ती है? पोर्ट सईद से या फिर कोलन से या फिर होनोलुलु से या फिर लाल सागर से? देखिए, ये जो जोड़ती है पनामा नहर, पनामा नगर को कोलोन से जोड़ती है। किससे किसको? यानी पनामा नगर को कोलन से जोड़ती है। कौन? पनामा नहर जोड़ती है। आगे बढ़ेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन की। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान यानी संदेशों का यानी मैसेज जो भेजे जाते हैं, मैसेज का एक्सचेंज क्या कहलाता है? एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस क्या कहलाता है? दूरसंचार, व्यक्तित्व या फिर परिवहन या फिर संचार? तो क्या कहलाएंगे? कम्युनिकेशन यानी संचार कहलाते हैं। यानी जो मैसेज भेजे जाते हैं, जो मैसेज रिसीव किए जाते हैं, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, एक्सचेंज की जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन यानी संचार कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है? उदारीकरण का मतलब क्या होता है? यानी जो एक तरह से लाइब्रेरी ये होता है, लाइब्रेलाइजेशन जो होता है, ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब वह ये होता है कि वह सारी प्रतिबंध, वह सारे कंट्रोल या फिर वह सारे नियंत्रण जिसको समाप्त कर देने से आर्थिक गतिविधि अच्छी होती है, यानी आर्थिक विकास होता है, तो उसको क्या कहेंगे? उदारीकरण कहेंगे। यानी उदारीकरण में जितने भी टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, जितने भी बॉर्डर वगैरह होते हैं, वो सब हटा दिए जाते हैं और वह सबको हटा करके आर्थिक विकास पर एक तरह से बढ़िया से किया जाता है, आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? उदारीकरण कहेंगे। देखिए, तो उदारीकरण किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ गया है? पेट्रोलियम, उर्वरक या फिर सॉरी आपका ऑप्शन है उर्वरक, पेट्रोलियम या फिर इंजीनियरिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंजीनियरिंग गुड्स यानी इंजीनियरिंग सामान जो है उदारीकरण के बाद इसका निर्यात बढ़ गया। निर्यात का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह भेजना, यानी देश से अपने देश से बाहरी देश भेजना, बाहरी बाजार में भेजना, क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है, ठीक है। तो छठा नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है छठा नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे, सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख, 50 लाख से अधिक या फिर 50 लाख से कम या फिर 1 लाख? ये जो जनसंख्या होती है मेगा नगर की 50 लाख से अधिक मानी जाती है। यानी मेगा नगर किसको कहेंगे? मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक होती है, तभी उनको मेगा नगर घोषित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस फल को उजला सोना कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है? जूट, कपास, गेहूं या फिर गन्ना? तो कपास को जो नाम जाने जाते हैं, वो व्हाइट गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं, उजला सोना के नाम से जाने जाते हैं कपास को। आगे बढ़ेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? यानी तरल सोना, लिक्विड गोल्ड किस खनिज को कहा जाता है? कोयला, तांबा, सोना या फिर पेट्रोलियम? तो पेट्रोलियम को क्या कहे जाते हैं? लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम को। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मणिपाल सॉफ्टवेयर टेक्निकली यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ जो ये पार्क है वो कहाँ स्थित है, कहाँ लोकेटेड है? चंडीगढ़ में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर कर्नाटक में या फिर झारखंड में? 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
आपका ऑप्शन सी यानी कर्नाटक, यानी कर्नाटक में मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी जो पार्क है वो स्थित है, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या फिर आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ स्थित है, यानी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यानी दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ सिचुएटेड है, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में ये स्थित है। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मयूरभंज यानी मयूरभंज लौह अयस्क उत्पाद कहाँ है, उत्पादक क्षेत्र यानी मयूरभंज आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो कहाँ लोकेटेड है, झारखंड में, ओडिशा में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। 12वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ओडिशा, यानी ओडिशा में मयूरभंज लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र स्थित है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए जितने कम समय में हो सकेंगे, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम फटाफट जो क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, कांडला, मुंबई या फिर न्यू मंगलोर या फिर चेन्नई। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, यानी चेन्नई कौन सा पोर्ट है, यानी एक जो पत्तन है पोर्ट कहते हैं इसको, ये कहां है, पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा तट पर, पूर्वी तट पर स्थित है ये चेन्नई पोर्ट यानी चेन्नई पत्तन। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। देखिए औद्योगिकरण फैक्ट्री जो लगते हैं, जो भी इंडस्ट्री लगते हैं, उनसे कौन सा प्रदूषण होता है भाई, ये तो जल प्रदूषण होता है, क्योंकि गंगा वगैरह जो होते हैं, इसका जो गंगा को एक तरह से बड़े बड़े जो नदी हैं इनको प्रदूषित करने में यही सब का हाथ होता है, औद्योगिकरण का हाथ होता है, यानी औद्योगिक फैक्ट्री वगैरह का हाथ होता है। वायु प्रदूषण ये तो 100% होना है कि जो औद्योगिकरण में इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़े बड़े भट्टी का इस्तेमाल किया जाते हैं, कोयला एकदम धूमधाम से जलाया जाता है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, तो वायु प्रदूषण 100% होता ही है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, क्योंकि बड़े बड़े जो एक तरह से यंत्र होते हैं इतना आवाज करते हैं कि ध्वनि को प्रदूषित कर देते हैं। तो तीनों प्रदूषण होंगे, यानी औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा या फिर गोदावरी। आपको राइट आंसर चूज करना। 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा उपयोगिता जो होता है वो किसकी होती है, गंगा नदी की, यानी निम्नलिखित में किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, तो गंगा नदी की जो जल है वो सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं और सबसे ज्यादा गंदा इन्हीं को किया जाता है। ठीक है, कानपुर वगैरह में हो गया, पटना वगैरह में हो गया, ये सब जो गंदगी इतने फेंके जाते हैं गंगा नदी पर कि कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, इनको साफ रखना भी बहुत जरूरी है गंगा नदी को। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव, देखिए इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ तो मतलब ये है कि ये बात किसी दूसरे के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कराता है या फिर अध्ययन है। तो ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका है, वही आपको पूछा जा रहा है, रीटर का या फिर रेडजेल का या फिर कुमारी सैंपल का या फिर टेलर का। तो ये जो स्टेटमेंट जारी किया है, ये जो स्टेटमेंट है ये कुमारी सैंपल का, किनका है भाई, कुमारी सैंपल का ये स्टेटमेंट है। इनके अनुसार मानव भूगोल जो है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, स्टडी है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कुमारी सैंपल। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप का में आएगा, किस प्रतिरूप में, किस एक तरह से पिक्चर में आएगा, किस पैटर्न में आएगा, अड़िए या फिर निहारी की या फिर नाभिकीय या फिर तारा। तो ये जो आएंगे, ये जो इसका जो पैटर्न बनेगा, इसका जो प्रतिरूप बनेगा, अगर झील के चारों ओर बसा हुआ एक गांव है तो वह निहारी किया होगा। कैसा इसका पैटर्न बनेगा भाई, इसका पैटर्न यानी आयोग जो बनेगा कैसा आएगा, इसका प्रतिरूप कैसा आएगा, निहारी किया आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निहारी किया यानी इसको न्यूबलर कहते हैं अंग्रेजी में। क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2021 का तो जनगणना हुआ नहीं है, इसका डेटा तो है नहीं किसी के पास, सरकार के पास। तो 2021 का जनगणना के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछा जाए, 2011 का जनगणना का डेटा है तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 2011 के अनुसार यानी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। देखिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन कवर किए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का घनत्व हुआ बिहार स्टेट में है 11,600, यानी 11,000 लगभग 11,000 नहीं 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आदमी पाए जाते हैं बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में। तो सब निम्नतम सबसे कम किस राज्य में, निम्नतम भी कहीं होगा ना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार या फिर केरल। आपको राइट आंसर चूज करना 18 नंबर क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है, सबसे कम कहां है, निम्नतम कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ी तृतीय क्रियाकलाप कौन सा, तृतीय क्रियाकलाप, प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। ये सारे क्रियाकलाप ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में प्राथमिक क्रिया में क्लियर करा दिया गया है। थ्योरी बाय थ्योरी इसको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखिए, जो भी आपका थ्योरी देखिए, आप लोग अगर भी बैठे हुए हैं, आप अगर रिवीजन नहीं किए तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां जाकर के सब सारा सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी में अपलोडेड है, वहां जाकर के रिवीजन कीजिए। मोबाइल में किसी और चीज को देखने से बेस्ट है कि आपका एग्जाम नजदीक है, सेंटअप एग्जाम भी होना है, बोर्ड एग्जाम भी होना है, तो इससे अच्छा है कि आप वहां जाकर के रिवीजन कीजिए। आपका कोई ना कोई चीज रिवीजन होगा तो आपका अच्छा हो जाएगा, यानी एक तरह से पूरा तरोताजा हो जाएगा। तो रिवीजन करने से आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। थोड़ा सा ध्यान को कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान को एक जगह लाइए। एक तरह से शिक्षा में जो है जो स्टडी करते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान को फोकस कीजिए, यानी फोकस डालिए, ठीक है। तो 1900 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है भाई? खनन या फिर पर्यटन या फिर गायन या फिर शिक्षण? तो पर्यटन यानी टूरिज्म एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी है जो विश्व का सबसे बड़ा क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है टूरिज्म, यानी एक तरह से राइट आंसर हो गया 1900 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क। बहुत सारे अंग्रेज लोग घूमने के लिए आते हैं ना, पर्यटक के रूप में आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, एकदम बढ़िया से एकदम खूब सज करके आते हैं, ज्यादा रुपया खर्च कर देते हैं। और वो लोग जो घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ जो दुकान वगैरह होते हैं, जो भी पर्यटन स्थल पर जो भी ठेले वगैरह होते हैं, वो लोग को भी कमाई हो जाता है। एक तरह से आर्थिक जो है आर्थिक गतिविधि भी इस तरह से चलती रहती है पर्यटन से, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन करा कि काबस जी डावर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की? लोहा और इस्पात उद्योग या फिर चीनी उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर चूज करना। ये जो राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, यानी कॉटन टेक्सटाइल उद्योग, यानी कॉटन टेक्सटाइल उद्योग जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काबस जी डावर ने स्थापित की थी, वो अपने से खुद से यानी स्वचालित उद्योग की स्थापना की थी। तो 20वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। रावत भट्टा के बारे में पूछा जा रहा है, यानी रावत भाटा जो है, रावत भट्टी में भाटा को भट्टी भी बोल सकते हैं। तो रावत भट्टी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र टोटल कितना है? टोटल जो है लगभग 22 इसका जो है सेक्टर है, 22 सेक्टर में इंडिया में परमाणु भट्टी हैं, जो वहाँ क्या किया जाते हैं, परमाणु ऊर्जा का निर्माण किए जाते हैं। ये बम वगैरह हो गया, जो भी परमाणु बम होते हैं, जो भी इसका ये जो बड़े पैमाने पर खतरनाक जो हथियार तैयार किए जाते हैं, ये सब में किए जाते हैं, ठीक है। तो रावत भट्टी जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, कौन सा राज्य में स्थित है, वही आपको चूज करना। देखिए ये जो है ये राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान स्टेट में, राजस्थान राज्य में रावत, राजस्थान रावत, ये नाम भी मिलता है ना, रावत राजस्थान, ठीक है। रावत भट्टी कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। तो 21वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी राजस्थान। आगे बढ़ेंगे 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर साहब या फिर हम्बोल्ट या फिर रेडजेल या फिर ब्लास? आपको राइट आंसर चूज करना। 22वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा वही आपको बताना। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेलर, यानी नव निश्चयवाद के जो एक तरह से प्रवर्तक हैं वो कौन है? टेलर साहब है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22वां नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी क राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? गंगा, यमुना, महानदी या फिर नर्मदा? सबसे ज्यादा प्रदूषित, सबसे ज्यादा गंदा नदी कौन है? तो यमुना नदी, यानी यमुना नदी एक ऐसा नदी है सबसे ज्यादा प्रदूषित है, सबसे ज्यादा कचरा वगैरह फेंके जाते हैं यमुना नदी में। हालांकि गंगा नदी को बार बार साफ किया जाता है, जिसके कारण वो गंगा नदी थोड़ा सा सुधार हुआ है। इसको गंगा नदी अभियान भी चल रहा है ना, सरकार के द्वारा एक अभियान भी चलाई जा रही है, जो गंगा नदी यानी क्लीन गंगा, यानी क्लीन गंगा के एक तरह से प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। तो गंगा नदी को साफ भी किया जाता है, समय समय के बाद साफ भी किया जाता है। लेकिन यमुना नदी एक ऐसा नदी है ज्यादा प्रदूषित है, सबसे ज्यादा गंदा नदी है, उसमें ज्यादा एक तरह से कचरे फेंके जाते हैं, खास करके इंडस्ट्री वगैरह हो गया, औद्योगिक जो भी फैक्ट्री वगैरह होते हैं, सारे कचरे जो होते हैं ये नदी पर फेंके जाते हैं। आगे बढ़ेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का पहला सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी प्रोड्यूसर है, कौन है भाई? शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? आपका राइट आंसर चूज करना 24वां नंबर क्वेश्चन का। आपका 4 स्टेट, आपका 4 राज्य ऑप्शन में दिया जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा एक तरह से चीनी का उत्पादन करता है, बड़े पैमाने पर चीनी का उत्पादन करता है। हालांकि कृषि विकास जो है, कृषि का विकास के मामले में, कृषि क्षेत्र के विकास के मामले में पंजाब सबसे ज्यादा है, यानी कृषि के मामले में सबसे ज्यादा आगे पंजाब है। लेकिन सबसे ज्यादा चीनी का जो उत्पादन होता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ शुगर जो होता है वो कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। 24वां नंबर मेरा कवर हो गया। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करा कि कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? मछली पालन, खनन या फिर शिकार करना या फिर पशुपालन? तो हंटिंग जो है एक ऐसा विधि है, यानी एनिमल, एक पशुपालन यानी पशु को पालना ग्रामीण भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब ये होगा पशुपालन करके लोग अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, अपने आर्थिक क्रियाकलाप का एक तरह से क्रियाकलाप को करते हैं और आय की प्राप्ति करते हैं और अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 26वां नंबर मेरा आप कवर होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा नगर नदी तट पर स्थित नहीं है? पटना, आगरा या फिर भोपाल या फिर कोलकाता? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। पटना गंगा नदी के, आगरा यमुना नदी के, तो भोपाल किसी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भोपाल, यानी भोपाल एक ऐसा नगर है जो नदी के तट पर स्थित नहीं है। हालांकि इसके बगल में से कौन सा
छोटा नदी गुजरा भी है। आगे बढ़ेंगे 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि रबी फसल की पैदा होती है। रबी फसल कब पैदा किए जाते हैं? जैसे कि खरीफ फसल खरीफ फसल जो वह बरसात के मौसम में पैदा किए जाते हैं, जैसे कि ये धान की खेती हो गया, ये सब क्या खरीफ फसल है। तो इसी तरह रबी की फसल पैदा होती है कौन सा ऋतु में? शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर सभी ऋतु में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या रबी फसल है। तो ये सब को उत्पादन कब देखते हैं आप? शीत ऋतु में ही देखते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबी फसल की पैदा जो होती है वह कब होती है? शीत ऋतु में होती है, यानी विंटर सीजन में। आगे क्वेश्चन करा कि ज्योग्राफी जर्नलिस्ट यानी ज्योग्राफी जनरलिस्ट के लेखक कौन है? सैम्पल या फिर वारेनियस या फिर रेडजेल या फिर डार्विन? क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वारेनियस, यानी वारेनियस साहब किसके लेखक है भाई, किसके राइटर हैं भाई? ज्योग्राफिकल जर्नलिस्ट यानी ज्योग्राफिया जनरलिस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28वां नंबर क्वेश्चन का मेरा कवर हो गया। टोटल कितने क्वेश्चन कवर किए? 28 क्वेश्चन कवर किए। एक से स्टार्ट किए, वन शॉट में चले 28 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी बहुत अच्छी से करनी पड़ती है। देखिए, सेंटेप एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है। सेंटेप एग्जाम में सिर्फ आपको आंका जाता है कि आपकी कैपेसिटी कितना है, आपका तैयारी कितना है। अगर आपका तैयारी कम है तो आपको अलार्म यानी चेतावनी दे दी जाती है कि आप पर बोर्ड एग्जाम नजदीक है और आपका रिजल्ट यहाँ शो कर दिया जाता है सेंटेप एग्जाम में कि इस रिजल्ट कितना आना चाहिए। आप अपना रिजल्ट सेंटेप एग्जाम में देख करके ये आंक सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है, कौन सा एक तरह से मेरा कैपेसिटी जो है, हम एग्जाम में कितना नंबर ला पाएंगे, वो आपको सेंटेप एग्जाम में पूरा तरह से परफेक्टली पता चल जाता है 100%। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सेंटेप एग्जाम देने के लिए छोड़िएगा नहीं। सेंटेप एग्जाम में हर हाल में शामिल होना है और पूरे जो पेपर पूछे जाते हैं, ये नहीं कि सेंटेप एग्जाम में बोर्ड का एग्जाम थोड़ा ना है जो नंबर आएगा इसका कोई करियर का सवाल है, नहीं। आपको सेंटेप एग्जाम में पूरा तरह से लिखना है, आपका प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस के आधार पर आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे तो वो उस मार्क्स से आप जांच सकते हैं कि मेरा बोर्ड एग्जाम में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना नंबर का आएगा, कितना नंबर उसमें आ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन पड़ जाएगा फिर तो एक तरह से परेशानी करेगा। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक